हे गाइस, वेलकम टू लायंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का दिल्ली सुल्तान पार्ट 2 हिस्ट्री में। तो आज हम आगे का चैप्टर जो है वो रीड करेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आपके सामने दिया हुआ है कुआत अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारेट। ओके, तो जो ये कुआत अल इस्लाम मॉस्क है और मीनार्स हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। ये कब बनी थी? बिल्ट ड्यूरिंग लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के लास्ट में बनी थी। ठीक है, हमने 12th सेंचुरी की बात की है, तो इसका मतलब 1101 से लेकर 1200 तक ये पूरी की पूरी क्या है? 12th सेंचुरी है। ओके, दिस वाज द मॉस्क ऑफ फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान की जो फर्स्ट सिटी थी उसकी मॉस्क थी ये। ठीक है, जैसे कि कौन सी? दिल्ली कुना। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली कुना की क्रॉनिकल्स में डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे इसको। ठीक है, क्रॉनिकल्स होती हैं स्टोरीज। मॉस्क वाज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मॉस्क को बड़ा बनवाया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें वर्क करवाया था आगे चल के। ओके, तो मीनार वाज बिल्ट बाय 3 सुल्तान। 3 सुल्तान ने मीनार को बनवाया था। कौन कौन थे वो? फर्स्ट थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट करवाया था। फिर उनके बाद आए थे इल्तुतमिश, एंड देन उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक वही है। ठीक है, इन्होंने हिसार में, हांसी में, ठीक है, यहाँ पे भी काफी काम करवाए हैं। ठीक है, आपके सामने देख रहे हो आप, ये कुतुब मीनार के ऊपर की व्यू है ये। ठीक है, ये देख रहे हो, ये कुतुब मीनार है। ठीक है, और उसी के आसपास का एरिया है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये गेटवे है यहाँ पे इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका। मस्जिद की बात करते हैं। मस्जिद होती क्या है? मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। अरेबिक लैंग्वेज में मॉस्क को मस्जिद बोलते हैं। ठीक है, लिटरली एक प्लेस होता है जहाँ पे मुस्लिम जो होते हैं वो अल्लाह को अपना जो भी है वर्शिप करते हैं, उनको रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इन ए कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क, जिसको जामा मस्जिद बोला जाता है या मस्जिद इजामी बोला जाता है, मुस्लिम वहां पे अपनी प्रेयर रीड करते हैं एक साथ बैठकर, जिसको बोला गया है नमाज। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं जाके एक साथ बैठ के। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टिव। ठीक है, जो ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, लर्नेड मेल होते हैं, उनको अपना लीडर बना लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? इमाम। ठीक है, ताकि वो आगे रिचुअल्स करवा सके प्रेयर्स के। ठीक है, तो उनके लीडर को इमाम बोलते हैं। जो वो प्रेयर्स बैठ के प्रेयर्स करते हैं उनको नमाज बोलते हैं। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन। सरमन भी डिलीवर करते हैं ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर। ठीक है, तो उसको खुतबा बोलते हैं। ओके, आपको याद रखना है ये। और ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। मक्का को देखकर अपनी प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो वेस्ट है, ठीक है, उसकी तरफ देख के करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में वेस्ट की तरफ है मक्का। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन, लाइक ये जो सारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया है यहाँ पे, ये पूरा इंडिया है, तो इस तरफ है मक्का। ठीक है, इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द किबला। किबला होता है कि आप इंडिया के अंदर वेस्ट की तरफ देख के क्या कर रहे हो? अपनी नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, अपनी प्रेयर्स कर रहे हो, उसको बोला जाता है किबला। ध्यान रखिएगा आप इसको। मोस्क, मोस्क क्या देती है? एक सेंस ऑफ कम्युनिटी देती है। जब आप एक साथ बैठकर कोई काम करते हो तो आपको एक कम्युनिटी का सेंस आता है, आपको कलेक्टिवनेस का सेंस आता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के यहाँ पे ताजमहल के आगे क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हो, अच्छा ये ताजमहल नहीं है, कुछ और है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि द दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो दिल्ली सुल्तान है उन्होंने काफी सारी मॉस्क बनवाई है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये क्लेम करते हैं कि ये प्रोटेक्टर है इस्लाम के, जो इस्लाम इनका रिलीजन है, और मुस्लिम्स के भी। ठीक है, मॉस्क हेल्प करती है एक सेंस ऑफ कम्युनिटी देने का, सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस देने का, ताकि उनके जो बिलीवर हैं वो एक कॉमन सिस्टम ऑफ आइडियाज को शेयर कर सकें, एक बिलीफ सिस्टम को शेयर कर सकें, और एक उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा और उसके हिसाब से चलेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब किस तरीके से आपको बिहेव करना है, कैसे किन रूल्स से चलना है आपको इस पर्टिकुलर रिलीजन में, उसको बोला जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो इट वाज नेसेसरी टू रीइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी। ये जरूरी था
ठीक है, आइडिया जो कम्युनिटी का आइडिया है इसको रीइंफोर्स करना, क्योंकि बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड, मुस्लिम जो है वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशल स्लेव्स की बात हो रही है, बंदागन बोलते हैं जिसको, ठीक है, आप ये नाम याद रखिए, बंदागन, ठीक है। बंदागन होता है स्पेशल स्लेव्स। दिल्ली सल्तनत में क्या था, रिलायबल गवर्नर चाहिए थे और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे। तो गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स रिलायबल होने चाहिए थे, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्पेशल स्लेव्स रखे इन पोस्ट के लिए। तो इल्तुतमिश ने फेवर किया स्पेशल स्लेव्स को, ठीक है, वो क्या करते थे, परचेज कर लेते थे फॉर मिलिट्री सर्विसेज, जिनको पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाता है बंदागन, ठीक है। They were carefully trained to hold some important political offices in kingdom. किंगडम के अंदर वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करेंगे, ऐसे उनको ट्रेन किया जाता था अच्छे तरीके से, ठीक है। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, अपने मास्टर के ऊपर वो टोटली डिपेंडेंट थे, तो सुल्तान को ट्रस्ट, उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता था, रिलाई कर सकता था उनके ऊपर, ठीक है, किनके ऊपर, स्लेव्स के ऊपर। ओके, खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगन, खलजीज भी और तुगलक्स भी ये बंदगन को यूज करते रहे, स्पेशल स्लेव्स को यूज करते रहे। ओके, तो नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या है, देखो, अब यहाँ पे क्या है, हम्बल बर्थ के पीपल को इन्होंने रेज किया, बड़ा किया, ठीक है, और हायर पॉलिटिकल पोजीशंस पे इन्होंने उनको बैठा दिया, जैसे कि जनरल और गवर्नर्स, और इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे वो क्या थे, लॉयल थे अपने मास्टर्स के लिए और पैट्रॉन्स के लिए, ठीक है। ओके, यही थे हम्बल बर्थ, जो उनसे नीची जाति वाले लोग थे, ठीक है, हम्बल बर्थ, लाइक जो स्लेव्स थे या फिर हम्बल बर्थ के लोग उनके क्लाइंट भी होते थे कभी कभी, ठीक है, और फिर देखते थे कि हाँ यार ये तो लॉयल है हमारे लिए, तो उनको क्या करते थे, वो रेस कर लेते थे, बड़ा करते थे और ट्रेन करके उनको पॉलिटिकल पोजीशंस पे बैठा देते थे। नए न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, जो नए नए सुल्तान आते रहे उनके खुद के सर्वेंट को लेके आते थे। तो इससे क्या हुआ कि न्यू मोनार्क जब भी आता था ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था पुरानी नोबिलिटी और न्यू नोबिलिटी में, क्योंकि हर किसी सुल्तान की अपनी खुद की एक नोबिलिटी होती थी, तो वो अपने सर्वेंट्स को साथ लेके आते थे, ठीक है, और पोजीशंस दे देते थे। तो जो पुरानी नोबिलिटी होती थी तो वो नई नोबिलिटी के साथ, नोबिलिटी मतलब जो उनके कोर्ट के अंदर लोग काम करते थे, वो आपस में क्या हो जाता था, उनके बीच में क्लैश हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। ओके, तो पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय दिल्ली सुल्तान्स, इससे काफी एलिट्स, एलिट्स होते हैं जो हायर पॉलिटिकल पोजीशन पे होते हैं, जो नोबल्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहले से किंग के जो दिल्ली सुल्तान थे उनके कोर्ट में वर्क कर रहे थे, उन उनको ये हम्बल पीपल वाला जो कंसेप्ट था वो शॉकिंग लगा, ठीक है। तो ऑथर जो थे पर्शियन तवारिख के, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है दिल्ली सुल्तान को कि वो लो और बेस बोर्न जो लोग हैं उनको हाई ऑफिसेस में क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग दे रहे हैं, ठीक है। लो और बेस बोर्न मतलब जो हम्बल बर्थ के लोग होते हैं, ठीक है, लो कास्ट के लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इक्ता एंड इक्तादार। ओके, तो जो खलजीज थे और तुगलक थे, ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किया क्या, मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है, अपनी टेरिटरीज के गवर्नर के जैसे, ठीक है, वो वर्क करते थे। ओके, अलग अलग साइज की टेरिटरी दे दी जाती थी अलग अलग गवर्नर को, ठीक है, और वो गवर्नर कौन होते थे, मिलिट्री कमांडर ही होते थे, जो गवर्नर के जैसे एक्ट करते थे उन टेरिटरीज पे। और जब भी वॉर होता था या वॉर कंडीशन होती थी तो यही गवर्नर क्या बन जाते थे, मिलिट्री कमांडर बन जाते थे, और ये अपने सोल्जर्स को भी साथ ले आते थे, क्योंकि ये लोग अपने सोल्जर्स भी मेंटेन करके रखते थे। ओके, तो टाइम आने पे क्या करते थे, राजा को सर्विसेज देते थे ये। तो दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, जो इनको लैंड दी जाती थी ना वेरी साइजेस की, अलग अलग साइजेस की, उनको इक्ता बोला जाता था। और क्योंकि ये लैंड को होल्ड करते थे तो इनको इक्तादार बोला जाता था। तो ये जो गवर्नर्स हैं इन्हीं को ही इक्तादार बोला जाता है, या फिर इनका एक और दूसरा नाम है, इनको क्या बोलते हैं, मुक्ति। ओके, और जो ये मुक्तिज होते हैं या इक्तादार होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है कि वो मिलिट्री कैंपेन्स लीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिलिट्री कमांडर्स भी तो है ना, तो ये अपने सोल्जर्स के साथ चलेंगे आगे और लीड करेंगे मिलिट्री कैंपेन्स, और लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे अपने इक्ताज में, अपने जो लैंड उनको मिला है इस लैंड के अंदर वो क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे, ताकि वहां पे कोई लड़ाई झगड़े ना हो और सब कुछ एकदम सुख शांति से चले। तो इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, जो इनको मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड
करवाने ये करवाते थे राजा को, तो मुक्तीज क्या करते थे उसके बदले में, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उस पर्टिकुलर इक्ता में से, ठीक है, एज अ सैलरी, और उसी में से ही वो क्या करते थे, अपने सोल्जर्स को भी पे करते थे। ओके, आगे देखते हैं गाइस। कंट्रोल ओवर मुक्ति वाज मोस्ट इफेक्टिव। जो मुक्ति था, मुक्ति मतलब इक्तादार, इक्तादार मतलब गवर्नर, मतलब मिलिट्री कमांडर, उनके ऊपर कंट्रोल जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर उनके ऑफिसेज जो होंगे वो इनहेरिटेबल नहीं होंगे। मतलब जो इक्तादार का बेटा ही अगला इक्तादार ना बने तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इनहेरिटेबल होता है अपने पापा की जो पोस्ट होती है वो किसको मिल जाए, सन को मिल जाए, उसको बोला जाता है इनहेरिटेबल। ठीक है, इनहेरिट करना। तो एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, कह रहा है कि या तो उनको जो इक्ता दी जाती है ना, जो लैंड दी जाती है, वो कुछ टाइम के लिए दी जाए, फिर उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए इस लैंड पे रखा, फिर शिफ्ट करके दूसरी लैंड पे लगा दिया, तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव होगा ज्यादा जो इक्तादार होंगे। तो ये जो हार्श कंडीशंस थी सर्विस की, वो रिगरसली इम्पोज की गई थी ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ओके, अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया गया था बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिस। वो अकाउंटेंट ये देखते थे कि जो मुक्तिस हैं, जो इक्तादार्स हैं, ठीक है, जो गवर्नर्स हैं या फिर मिलिट्री कमांडर्स हैं, ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, आपने ध्यान रखने हैं। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से एक्ट करते थे। ठीक है, तो मिलिट्री कमांडर की तरह कब एक्ट करेंगे, जब कोई लड़ाई हो जाएगी। गवर्नर की तरह एक्ट करेंगे कब, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वहां का। और इक्तादार की तरह एक्ट करेंगे कब, या फिर मुक्ति की तरह, जब वो वहां पे उसके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे और रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से जाना जाता था, सब एक ही नाम, एक ही बंदे के नाम है, एक ही पोस्ट के नाम है ये। ठीक है, तो केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट। जो स्टेट बोलेगा ना वही टैक्सेस लेगा, अलग से नहीं ले सकता मुक्ति। ओके, तो दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और दूसरी बात और क्या चेक चेक किया जाता था, और किस चीज का ध्यान रखा जाता था, कि वो जो सोल्जर्स रख रहे हैं ना, वो उतने ही रखे जितने रिक्वायर्ड है। ज्यादा सोल्जर्स रख के अपनी आर्मी ना बना ले, ठीक है, कभी रिवेल ही कर दे, सामने से रिवोल्ट कर दे। समझ गए। फिर नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन। जो दिल्ली सुल्तान थे, वो उन्होंने क्या किया, लैंडेड जो चिफ्टन्स थे, जो वहां के सरदार थे, उनको फोर्स किया, ठीक है, समंता एरिस्टोक्रेट्स और रिच लैंडलॉर्ड्स को, इन सबको वहां पे क्या किया, उनको फोर्स किया कि वो उनकी अथॉरिटी को, जो सुल्तान है उनकी अथॉरिटी को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और अंडर अलाउद्दीन खिलजी जो स्टेट है, वो एक असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ टैक्स लैंड रेवेन्यू लेके आया। ठीक है, अंडर इट्स ओन कंट्रोल। ठीक है, जो स्टेट है वो क्या लेके आया, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक ऐसा सिस्टम लेके आया जिसमें असेसमेंट हो सकता है, जिसमें चेक वगैरह किया जा सकता है कि किस तरीके से लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है, और कलेक्शन भी अच्छे से हो। ठीक है, तो राइट्स ऑफ द लोकल चिeftains टू लेवाई टैक्सेस। लेवाई मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो राइट्स जो थे लोकल चिeftains के क्या थे, कि टैक्सेस लेते थे वो कैंसिल कर दिए गए कि अब नहीं लेंगे वो। और दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, उनसे भी बोला गया कि तुम भी दो टैक्सेस। ठीक है, अब टैक्सेस लेना नहीं है, देना है। ओके, तो सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मेजर द लैंड, उन्होंने लैंड को मेजर किया, और कीप केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, उन्होंने काफी केयर अच्छे अकाउंट्स बनाए उसके। ठीक है, some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors। कुछ old chieftain जो पहले के पुराने सरदार थे और लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उन्होंने सल्तनत को इस तरीके से सर्व किया कि वो रेवेन्यू कलेक्टर बन गए और असेसर्स बन गए। ठीक है, ये खुद भी बन गए थे, पर वो पुराने थे जिनके ऊपर वो जो सुल्तान थे वो क्या कर सकते थे, ट्रस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट आता है, देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तीन टाइप ऑफ टैक्सेस थे, कौन कौन से थे। पहला कल्टीवेशन के ऊपर टैक्स था, जिसको खराज बोला जाता था। ठीक है, और दूसरा था कैटल के ऊपर, अगर कोई पशु वगैरह रखेगा या गाय भैंस रखेगा तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और थर्ड था हाउसेस के ऊपर टैक्स, कि जो कोई भी अपना हाउस लेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। खराज होता क्या था, एक टाइप ऑफ इंडिविजुअल इस्लामिक टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, और इसका जो प्रोड्यूस था वो डेवलप हुआ था अंडर इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ के अंदर था। ठीक है, तो देखिए खराज होता क्या, देखने हम यहाँ पे।
पहले आई अपॉइंट यू, अब देखो सुल्तान बोल रहा है किसको, जागीरदार को, कि मैं तुम्हें जागीरदार अपॉइंट कर रहा हूँ या फिर मिडिल मैन के जैसे काम करोगे तुम। आपके पास क्या है, यू हैव टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कल्टिवेटर एंड डिपॉजिट इट टू द स्टेट। कल्टिवेटर से टैक्स कलेक्ट करो और हमें दे दो। इसने बोला श्योर कमांडर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये गए मोहम्मद अली के पास, यू हैव नॉट पेड द टैक्स टिल नाउ, किंग इज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा है किंग। इसने बोला मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं टैक्स पे कर दूं, हमारी इस बार दिस ईयर वी हैव नॉट गॉट मच अमाउंट फ्रॉम द सेल ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की सेल से हमें कुछ मिला ही नहीं ज्यादा, बट हाउ मच टैक्स आई हैव टू पे। इसने बोला कितना टैक्स देना है ये तो बताओ। तो कह रहा है द टाइप ऑफ टैक्स यू हैव टू पे इज USHR, दैट इज सैंड टैक्स चार्ज ऑन द लैंड्स हेल्ड बाय मुस्लिम। ठीक है, तो इट इज 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, सो योर टोटल प्रोड्यूस इज 5,000, यू हैव टू पे 500 एज टैक्स। कह रहा आई विल ट्राई टू पे इट, गिव मी सम टाइम। तो कह रहा दिस इज वन टाइप ऑफ टैक्स दैट इज यूजली USHR, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ टैक्स दैट इज खराज, इट इज चार्ज ऑन लैंड owned by Hindus and varies from 1/10 to 1/2। ठीक है, 50% तक ये वर्क करता है और 50% ही लिया जाता था सल्तनत के अंदर, ठीक है, किसानों से। तो आपने यहाँ पे ये जो USHR है ये वाला टैक्स नहीं देखना, यहाँ पे आपने खराज टैक्स देखना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट अभी भी क्या था, दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के बाहर था। ये डिफिकल्ट था कि वो दूर के प्रोविंसेस को कंट्रोल कर सके, जैसे कि बंगाल, ठीक है, साउथ साउथ इंडिया। तो यहाँ ये दिल्ली से नहीं कर सकते थे वहां तक का कंट्रोल। तो कह रहा है गैंगेटिक प्लेन में भी क्या था, देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, ठीक है, जहाँ पे वो लोग पेनिट्रेट नहीं कर पाए, और वहां पे लोकल चीफ्स ने क्या कर लिया, अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। सम टाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, वो फोर्स करते थे अपना कंट्रोल कुछ एरियाज में, बट वो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ही हो पाता था, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं हो पाता था वो कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेजन, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन होने लगे। जो मंगोल्स थे अंडर गेंगिस खान, ठीक है, चंगेज खान है ये, ठीक है, उन्होंने इन्वेड किया क्या, ट्रांसोजियाना, नॉर्थ ईस्ट ईरान में है, ठीक है, 1219 की बात है ये, तब किया था इन्होंने। और दिल्ली सुल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लोट सून आफ्टर, और उसके बाद ही क्या था, दिल्ली सल्तनत ने इसका सामना किया, किनका, मंगोल्स का। फिर आता है मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इनका मंगोल का जो अटैक था वो काफी बड़ा हुआ था, काफी बढ़ गया था। दिस फोर्स द टू रूलर्स, दोनों रूलर्स को फोर्स किया इन्होंने, है ना, मजबूर कर दिया कि ये बड़ी आर्मी अपनी स्टैंड कर सकें, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी मोबिलाइज कर सकें, जिस विच पोज आ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। ये इनके सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस, दो बार दिल्ली अटैक हुआ था इनके सामने, ठीक है, मंगोल्स ने किया था, और उन्होंने सक्सेसफुल मंगोल इन्वेजन्स जो हुए थे उनका सामना किया सक्सेसफुली। अलाउद्दीन ने नया गैरिसन टाउन बनाया, कहाँ पे, सीरी में, अपने सोल्जर्स के लिए। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, सीरी, सीरी एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां पे इन्होंने नया गैरिसन टाउन बनाया था। गैरिसन टाउन होता क्या है, जहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता है, वो लोग तैनात रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो सोल्जर हैड टू बी फेड, ठीक है, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस। अब उनको खिलाना पिलाना भी तो था ना, और वो आएगा कहाँ से, जो गंगा यमुना के बीच का लैंड है जिसको दोआब बोला जाता है ना, गंगा यमुना दोआब, ठीक है। तो वहां पे जो लैंड से प्रोड्यूस मिलता था, उस प्रोड्यूस से सोल्जर्स को फेड किया जाता था, खिलाया विलाया जाता था। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट यील्ड, पीजेंट की यील्ड जो पैदावार होगी ना उनके खेत में, उसका 50% फिक्स किया गया था, टैक्स मिलेगा हमें। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चूज किया कि वो अपने सोल्जर को सैलरी में पे करेगा, कैश में, रेदर देन इकताज, इकताज नहीं देगा, ठीक है। और द सोल्जर वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली, और जो सोल्जर्स हैं वो अपनी सप्लाई क्या करेंगे, खरीद लेंगे जो भी उनको चाहिए होगा दिल्ली से, ठीक है, मर्चेंट से। और करप्शन ना हो मर्चेंट्स के साथ, ठीक है, क्योंकि उनको ये भी तो डर था ना कि जो मर्चेंट्स हैं वो अपने रेट्स ना बढ़ा ले, प्राइसेस, ठीक है, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा ना ले, जिसके ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, जो भी सामान है उसके ऊपर। अगर उन्होंने प्राइस बढ़ा लिए, जब उनको पता लगा कि हमें जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को सैलरी कैश में मिल रही है,
तो इसलिए वो कभी अपने प्राइसेस ना बढ़ा ले, इसलिए इस करप्शन को खत्म करने के लिए अलाउद्दीन ने ऑफिसर्स हायर किए जो सर्वे कर सकें प्राइसेस के ऊपर कि प्राइसेस जो है वो सही रहे, और मर्चेंट जो है वो पनिश किए जाते थे अगर प्रेस्क्राइब रेट से ज्यादा का अगर वो सामान बेचते थे। प्रेस्क्राइब मतलब बताया जाता था भाई इतने का, यही ये वाला जो सामान है वो इतने का बेचोगे, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते आप, ओके। अगर वो उससे ज्यादा बेचते थे तो उनको पनिश किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो मंगोल आर्मी यहाँ पे भी डिफीट हुई थी, ठीक है, ये सक्सेसफुल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली खुना, उसको खाली करवा दिया गया। देखो नया इन्होंने गैरिसन टाउन नहीं बनवाया, जो दिल्ली खुना था ना उसी को ही खाली करवा दिया और वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, गैरिसन टाउन बना दिया। और जो वहां पे रेजिडेंट रहते थे दिल्ली खुना में, जो वहां के लोग थे, उनको कहाँ भेज दिया गया, नई कैपिटल में भेज दिया गया, दौलताबाद, जो कि साउथ में थी। साउथ मतलब दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया was collected as tax to feed the army। आर्मी को फीड करने के लिए वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे एज टैक्स। जो प्रोड्यूस आता था वो टैक्स के जैसे ले लेते थे, फूड ग्रेन्स को ही, ठीक है, ताकि वो आर्मी को फीड कर सके। बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, मेंटेन करना आर्मी को, उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए क्या किया, सुल्तान ने कुछ एडिशनल टैक्स लगा दिए। दिस कोइंसाइडेड विद द फेमाइन इन द एरिया, एरिया के अंदर फेमाइन भी आ गया। फेमाइन एक तरह की भुखमरी होती है जहाँ पे लोग मरने लग जाते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज दी थी, ठीक है, और टोकन चीप मेटल्स के बनाए गए थे जो इजीली काउंटरफीट कर सकते थे। फेक करेंसी बना ली गई थी यहाँ पे। लोग क्या करते थे, उसी मेटल से, जिस मेटल से इन्होंने टोकन करेंसी बनाई थी, उसी मेटल से वो अपने नकली सिक्के बना सकते थे ताकि वो यूज कर सके उसको। तो काफी ज्यादा चल रहा था ये काउंटरफीट। तो हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। इन्होंने कश्मीर में भी एक कैंपेन किया था जो कि पूरा का पूरा अनसक्सेसफुल रहा इनका। नेक्स्ट आता है सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। 15 और 16th सेंचुरी में क्या हुआ, कह रहा तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई, फिर लोधी डायनेस्टी आई। उन्होंने दिल्ली और आगरा पे रूल किया, कब तक, अंटिल 1526 तक, ठीक है। 1526 में बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर साउथ इंडिया इनके खुद के इंडिपेंडेंट रूलर्स थे जिन्होंने अपने स्टेट्स भी एस्टेब्लिश कर लिए, फ्लरिशिंग स्टेट्स एस्टेब्लिश कर लिए, और अपनी प्रॉस्परस कैपिटल भी बना ली वहां पे, ठीक है। तो दिस वाज द पीरियड विच सो द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप। नए रूलिंग ग्रुप आ गए, कौन कौन है, अफगान और राजपूत, ठीक है। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल। इस टाइम पे जो स्टेट्स बने थे वो छोटे थे बट पावरफुल थे और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड थे। बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा था। शेर शाह सूरी की बात करते हैं। शेर शाह सूरी, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। बिहार में इन्होंने एक तरह से मैनेजर के जैसे वर्क किया था स्मॉल टेरिटरी के ऊपर। इनका जो रूल था वो 1540 से 1545 तक रहा था, ठीक है। और इवेंचुअली इन्होंने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया और डिफीट कर दिया मुगल एम्परर हुमायूं को। कब कब किया था, 1530 से 1540 के बीच में, और 1555 से 1556, ठीक है। शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और अपना खुद का डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर लिया था। ऑल दो जो सुर डायनेस्टी था रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए ही सुर डायनेस्टी रूल की गई थी, तो वो थी 1540 से 1555, ओके। तो शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक तरह से मॉडल बन गया जो अकबर ने भी फॉलो किया था 1556 से 1605 तक, ठीक है। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जब अकबर ने मुगल एम्पायर संभाला था तब उन्होंने इसी का ही मॉडल, शेर शाह सूरी का ही मॉडल फॉलो किया था एडमिनिस्ट्रेशन का, ओके। तो यार थैंक यू गाइस, आपने वीडियो पूरी देखी है, ठीक है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है या कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हो, ओके गाइस। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।